जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साई आईएएस में। मैं आज आप लोगों के लिए पॉलिटी का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। बीपीएससी हो गया या फिर यूपीएससी हो गया या फिर अदर स्टेट सर्विस एग्जाम में पूछा गया। तो आने वाले 17 बीपीएससी के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए, हम कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन हम अच्छे से समझें और स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। Prohibition of discrimination on group of religion, etc. Article 15 of the Constitution of India is a fundamental right classifiable under। यानी कि जो आर्टिकल 50 के तहत धर्म के आधार पर भेदभाव की बात की जाती है, वो किस तरह का अधिकार आपको दिया जाता है। ठीक है, हमारे संविधान के द्वारा किस तरह का अधिकार दिया गया है। देखिए, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक 5 तरह के राइट टू इक्वालिटी की बात की जाती है। कितने तरह के? 5 तरह के राइट टू इक्वालिटी की बात की गई। देखिए, टोटल 6 तरह के फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में वर्णन किया गया। पहले 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद एक राइट्स को डिलीट कर दिया गया। अब टोटल कितने? अब टोटल 6 तरह का फंडामेंटल राइट है। ठीक है, उसमें एक तरह का राइट टू इक्वालिटी है जिसमें टोटल 5 तरह के राइट टू इक्वालिटी की बात की जाती है। उस 14 नंबर क्या है? राइट टू इक्वालिटी हो गया। ठीक है, और 15 नंबर क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आपके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। यानी कि स्टेट मना करता है आपको डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए। ठीक है, तो वही है हमारा क्वेश्चन पूछता है कि रिलीजन के आधार पर जो आपके साथ भेदभाव किया जाता है वो किस तरह का अधिकार है। तो क्या हो जाएगा हमारा? राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार है। ठीक, तो चलिए, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम सिंस। देखिए, किसी को भी आप फोर्स नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते नेशनल एंथम गाने के लिए। ठीक है, कहीं भी हो, चाहे वो सिनेमा हॉल में हो, कहीं भी हो, आप उसको कंपेल नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि तुम भाई तुम सिनेमा खड़े होकर के नेशनल एंथम गाओ। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, इट विल बी वोलेटिव ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये कौन से आर्टिकल का तत्व वर्णन किया जाता है? आर्टिकल 19 का तत्व, ये क्लॉज 1 के तहत इसका वर्णन किया जाता है कि आपका अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज क्या है? इट विल बी वोलेटिव ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। यानी कि आपको ये अधिकार है, आपको आजादी है कॉन्साइंस की, प्रैक्टिस की और प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म का फैलाव फैलाव करने के लिए, बढ़ावा बढ़ावा देने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्साइंस करने के लिए। ठीक है, ये आपका अधिकार है। ठीक है, तो चलिए, यानी कि इसका और नेक्स्ट क्या है? देयर इज नो लीगल प्रोविजन ऑब्लिगिंग एनी वन टू सिंग द नेशनल एंथम। यानी कि कोई लीगल प्रोविजन नहीं है कि अगर आप नेशनल एंथम नहीं गा रहे हैं तो आपके ऊपर दंड दंड दिया जाएगा, आपके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाएगी, आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। इस तरह कोई लीगल प्रोविजन भी नहीं है। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है और तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या रिकॉग्नाइज करता है? देखते हैं। ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड इथनिक माइनॉरिटी। देखिए, हमारे संविधान में पहली बात तो ये कि माइनॉरिटी वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वेदर माइनॉरिटी वर्ड इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट, तो आप क्या कहेंगे? नो, माइनॉरिटी वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी कि माइनॉरिटी वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया हमारे संविधान में। ठीक है, अब बात आती है कितने तरह की माइनॉरिटी की बात की गई हमारे संविधान में। तो 2 तरह के माइनॉरिटी की बात की गई। आर्टिकल 29 और 29 और 30 के अंदर, यानी कि 30 के अंदर 2 तरह के माइनॉरिटी की बात की गई। कौन कौन सी माइनॉरिटी की बात की गई? तो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, आर्टिकल 29 के अंदर बात की गई रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उनको ये अधिकार है, उनको ये आजादी है कि वो अपने कल्चर के लिए, भाषा के लिए, ठीक है, पढ़ा संरक्षण करने के लिए संस्था को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। उनको ये आजादी दी गई है हमारे संविधान में, आर्टिकल 29 और 30 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइनॉरिटी इन इंडिया, यानी कि जो माइनॉरिटी है हमारे भारत में, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड 5 communities, namely मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म एंड जोरोस्ट्रियन एज माइनॉरिटी। देखिए, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने कितने तरह के? 6 तरह के माइनॉरिटी के बारे में वर्णन किया गया है। 5 तरह के नहीं, 6 तरह के माइनॉरिटी के बारे में। एक जो जैनिज्म है वो भी हमारे देश में माइनॉरिटी का अधिकार रखता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी वाज गिवन स्टेटस इन 1993। ये हमारा सही है।
यानी कि जो नेशनल कमीशन माइनॉरिटी है उसको स्टेटूटरी स्टेटस कब दिया गया था? 1993 में दिया गया था। स्मॉलेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया आर द जोरोस्ट्रियन, ये बात भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, बिल्कुल। हमारा जो भारतीय संविधान है वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज करता है और उसको प्रोटेक्ट करने की भी बात करता है। उनके लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने कल्चर को, अपने भाषा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको उनको सुरक्षित रखने के लिए अपने लिए रिलीजियस सॉरी लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूट भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, स्कूल भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या है कि 5 तरह के माइनॉरिटी की बात की जाती है, तो 5 तरह के नहीं, 6 तरह के माइनॉरिटी हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। इसमें जैन भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज गारंटेड बाय 5 आर्टिकल, दे आर, देखिए ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही थी वो आर्टिकल 15 के तहत है। ठीक है, तो वो भी क्या है? एक राइट टू इक्वालिटी के तहत एक अधिकार दिया गया है आपको। तो राइट टू इक्वालिटी है हमारे भारतीय संविधान में, टोटल 5 तरह के राइट टू इक्वालिटी आपको दिए जाते हैं। तो वो किस आर्टिकल के तहत वो दिए जाते हैं? ठीक है, तो देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या क्या है। आर्टिकल 16 to 20, आर्टिकल 15 to 19, आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 13 to 17। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। यानी कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की जो बात करता है। फिर 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, यानी कि आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। फिर 16 अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, यानी कि आपकी छुआछूत जो है उसको खत्म करना है। आर्टिकल 80 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि आप किसी तरह का टाइटल्स आप नहीं लगा सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 5 तरह के राइट टू इक्वालिटी हमारे संविधान में हमको दिया हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हृदय और आत्मा किस पार्ट को कहा गया है हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्या है ऑप्शन इसका? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है हमारे आर्टिकल 32 के तहत, उसको भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी क्या हुआ? अगर आपका जो भी फंडामेंटल राइट दिया हुआ है आर्ट पार्ट 3 के तहत, हमारे संविधान में पार्ट 3 क्या है? जो फंडामेंटल राइट है उसको शामिल किया गया पार्ट 3 में। उसके तहत जो भी अधिकार है फंडामेंटल राइट, अगर उसका वोलेट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो इसको आर्टिकल 30 के तहत ये वर्णन किया गया। इसी को हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which article of the Constitution of India says no child below the age of 14 years shall be the employed to work in any factory or mine or engage in any other hazardous employment? यानी कि आर्टिकल 40 के तहत ये हमारे किस आर्टिकल में ये वर्णन किया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप हजार्डियस माइंस में या फिर फैक्ट्री में आप उनको एम्प्लॉयमेंट में, काम में उसको नहीं लगा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत इसका वर्णन किया गया है? आर्टिकल 24 के तहत। देखिए आर्टिकल 23 और 24 क्या कहता है? राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध जो हमें अधिकार दिए गए आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक। आर्टिकल 23 क्या करता है? ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन, मतलब आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स लेबर नहीं करवा सकते हैं, बेगार नहीं करवा सकते हैं आर्टिकल 23 के तहत। और आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह आर्टिकल 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, यानी कि जब हमारे देश में आपातकाल लगा हो, इमरजेंसी लगा हो, उस समय कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको हम क्या सस्पेंड नहीं कर सकते हैं? ठीक है, कई सारे फंडामेंटल राइट हैं जो सस्पेंड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, जैसे ही इमरजेंसी लगा हमारे देश में, आपातकाल लगा, तो वो सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे राइट्स भी हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो इमरजेंसी के समय भी सस्पेंड नहीं होते। तो वो कौन सा राइट है हमारा? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जो आपको दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है वो आपका सस्पेंड नहीं होगा। अगर देश में इमरजेंसी भी लगी है तो भी ये सस्पेंड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये किस आर्टिकल के तहत वर्णन किया जाता है? इसका वर्णन आर्टिकल 21 के तहत किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि जो धर्म की आजादी दी गई है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, वो किस आर्टिकल के तहत आपको दी गई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 25 टू 28। देखिए 25 में क्या है? इंडिविजुअल, यानी कि एक व्यक्ति की जो धर्म से रिलेटेड स्वतंत्रता है उसकी बात की जाती है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? एक ग्रुप, जैसे मान लो एक समुदाय हो गया, उसकी क्या धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी बात की जाती है। और आर्टिकल 28 क्या कहता है? 28 कहता है कि आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा किसी भी धर्म के बढ़ावा, प्रमोशन के लिए, बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अगर आपसे टैक्स लिया भी जा रहा है तो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा, वो उस टैक्स का सारे धर्म के प्रमोशन में यूज किया जाएगा। आर्टिकल 27 ये कहता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप जो स्टेट के द्वारा फंडेड जो इंस्टीट्यूट है वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया जाएगा, यानी कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, ये बात कहती है। ठीक है, तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।